हेलो दोस्तों, सेकंड पेपर का चौथा यूनिट इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। समसामयिकी शैक्षिक चिंतन पार्ट सेकंड ये रहेगा। इसका पार्ट वन हमने थर्ड यूनिट के रूप में पढ़ा था और ये यूनिट भी आपका 13 नंबर का यूनिट है। इस तरह से ये दो यूनिट मिलकर के आपके 26 नंबर कंप्लीट करते हैं। ये सारी बातें हम पिछले यूनिट में भी डिस्कस किए थे। अब हम बात करते हैं जो बचे हुए शिक्षा दार्शनिक थे उनको लेकर के। तीसरे यूनिट में हमने कुछ महत्वपूर्ण दार्शनिकों को पढ़ा। अब यहाँ पर चौथे यूनिट में भी कुछ दार्शनिकों को पढ़ेंगे। रूसो, जॉन डीवी, इवान इलिच, पाउलो फ्रेरे, एंटन मकारेंको, इन सब को लेकर के हम बात करने वाले हैं। और इस तरह से दोनों यूनिट, तीसरा और चौथा यूनिट मिलकर के 26 नंबर आपके पक्के करते हैं। और इस यूनिट, ये जो चौथा यूनिट है, ये भी आपका 13 नंबर का यूनिट है। इस तरह से ध्यान रखना है। अब रूसो का संबंध प्रकृतिवाद और निषेधात्मक शिक्षा से है, इस बात को गांठ बांध लेना है। जॉन डीवी का संबंध है प्रयोजनवाद और प्रगतिशील शिक्षा से। इवान इलिच का संबंध है डी स्कूलिंग सोसाइटी से। पाउलो फ्रेरे का संबंध है मानसिकरण और आलोचनात्मक संवाद से। और एंटन मकारेंको का संबंध है समूह आधारित शिक्षा से। तो ये इनके की पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रूसो को लेकर के। सबसे पहले सामाजिक परिदृश्य और प्राकृतिक शिक्षा पर इनका फोकस रहा। तत्कालीन समाज और रूसो के दर्शन को लेकर के हम बात करते हैं। अब तत्कालीन समाज में इन्होंने नियंत्रण को लेकर के बात की है कि चर्च और राज्य का कड़ा इसमें नियंत्रण है। त्रुटियां क्या रही इसमें? व्यक्तिगत भेदों की अनदेखा करा गया। बच्चों को केवल राजभक्त या फिर धार्मिक बनाने पर जोर दिया गया, तो ये इसकी गलतियां रही। भेदभाव इसमें क्या रहा? निम्न वर्ग के लिए शिक्षा न के बराबर थी या फिर नहीं थी। निषेधात्मक शिक्षा पर इनका क्या विचार रहे? तो निषेधात्मक शिक्षा का अर्थ क्या है? नकारात्मक नहीं बल्कि विद्यार्थी द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान। निषेधात्मक का सीधा तात्पर्य क्या है कि बच्चा स्वयं प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करे, अपने परिवेश से जो देख रहा है, जो सुन रहा है, उसके अनुसार ज्ञान प्राप्त करें, स्वयं प्रत्यक्ष ज्ञान। और लक्ष्य क्या रहा इसका? मानव की मूल प्रवृत्तियों की रक्षा करना, बच्चों पर वयस्कों के कर्तव्यों को न थोपना और उसे अपने अकॉर्डिंग काम करने देना। तो ये सारी बातें रही। रूसो के दर्शन में स्वतंत्रता को लेकर के बात की गई, जिसमें प्रकृति के उत्पन्न प्राणी स्वतंत्र हैं। समाज एक भ्रमपूर्ण दुनिया है। समाज को उन्होंने एक भ्रमपूर्ण दुनिया बताया है। प्राकृतिक वातावरण पर इनके क्या विचार रहे? तो बच्चा प्रकृति की शुद्धतम देन है और उसे सामाजिक बंधनों में नहीं बांधना चाहिए, ऐसे इनके विचार रहे हैं। रूसो के शिक्षा के उद्देश्य और विधियां और शिक्षक के बारे में क्या विचार रहे, उनके बारे में बात करते हैं। तो आयु अनुसार शिक्षण विधियों को चुना जाना चाहिए, ऐसे इनके विचार रहे हैं। जैसे शेषावस्था या बाल्यावस्था है तो शारीरिक विकास पर खेल विधि और नाटक विधि आदि से सिखाया जाना चाहिए। किशोरावस्था में या युवावस्था में बालक आ गया है तो मानसिक विकास, भावनात्मक विकास, उसका राजनीतिक विकास किया जाना चाहिए, जिसके लिए अवलोकन, वाद विवाद, खोज, आगमन निगमन विधि, समस्या समाधान विधि आदि सारी विधियों का उपयोग करते हुए सिखाया जाना चाहिए। तो ये इनका विचार रहा है इस बारे में। और सुविधादाता के रूप में होना चाहिए शिक्षक को। शिक्षक की भूमिकाओं को लेकर के, तो सुविधादाता के रूप में शिक्षक को बताया है आदेश या फिर उपदेश देना सख्त मना है, सिर्फ सुविधा, सिर्फ मार्गदर्शक के रूप में। वातावरण निर्माता बताया है कि प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध कराए देना। और सहयोगी के रूप में समस्या समाधान में मदद करना और गतिविधियों पर नजर रखना ही सिर्फ मात्र शिक्षक का काम है। एक मार्गदर्शक के रूप में उसके मार्ग में बाधाएं ना बने और उसको अपने अनुसार करने दे, बस उसको सही रास्ता दिखाते चलें और सुविधादाता के रूप में बने रहें। तो ऐसे सारे विचार रहे हैं रूसो के। आगे हम बात करते हैं जॉन डीवी को लेकर के और इनका प्रयोजनवाद को लेकर के। शिक्षा भावी जीवन की तैयारी नहीं है वरन स्वयं जीवन है, ऐसा इनका विचार रहा है। तो आपको इन कथनों को भी ध्यान रखना है। एक नंबर का जैसे ऑप्शनल प्रश्न आता है तो वहां पर आपको पूछा जा सकता है कि शिक्षा भावी जीवन की तैयारी नहीं वरन स्वयं जीवन है, ये कथन किसने दिया है? तो ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। प्रगतिशील विद्यालय की विशेषताओं में इन्होंने बताया है कि समाज का इसको लघु रूप बताया है। विद्यालय को समाज के छोटे रूप में विकसित किया जाना चाहिए। पारिवारिक वातावरण रहना चाहिए, विद्यालय का घर जैसा वातावरण हो ताकि बच्चा रिलेट कर पाए और अच्छे से पढ़ पाए। प्रयोगशाला जहाँ विद्यार्थी रुचि, इच्छा और जिज्ञासा और नए अनुभव प्राप्त करे तो और सत्य को जाने, तो ऐसी प्रयोगशाला की स्थापना करी जानी चाहिए। सामाजिक गुणों का विकास हो, विद्यार्थी में सामाजिकता का सीधा विकास हो, तो ऐसे सारे गुण रहने चाहिए। परंपरागत विद्यालय की बजाय इन्होंने समाज के लघु रूप में विद्यालय को माना है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको सारी बातें ध्यान में रखनी है। जॉन डीवी ने पाठ्यचर्या निर्माण, सिलेबस निर्माण और प्रयोजनवाद के सिद्धांतों के बारे में भी बात बताई है। तो इनके बारे में ध्यान रखना है कि सिलेबस का लचीला होना चाहिए, बच्चे पर कठोर बातें ना थोपी जाएं। उसको लचीले पर मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो फिर समझाया जाए, नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा समझाया जाए, फेल ना किया जाए और उसको अपने स्तर के अनुसार सीखने देना चाहिए। तो ऐसा लचीला होना चाहिए। अनुभव का सिद्धांत है कि बच्चे के अनुभव के सिद्धांत, जो प्रीवियस उसका नॉलेज है, उसको आधार बनाते हुए आगे की शिक्षा सुचारू करी जानी चाहिए। वास्तविक जीवन के क्रियाकलापों से जुड़ते हुए, जो अपने परिवेश से, अपने वातावरण से जुड़े हुए उदाहरण हैं,
उनको देकर के ही बच्चे को सिखाया जाना चाहिए। उपयोगिता उपयोगिता का सिद्धांत क्या कहता है कि बच्चे के जो काम आने वाली शिक्षा है, जो भावी जीवन की जो नींव बनने वाली शिक्षा है, तो ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जो उसके उपयोग भी रहे। और ज्ञान इकाई का सिद्धांत, ऐसे सारे सिद्धांत रहे हैं। प्रयोजनवाद के मूल सिद्धांतों में आपको ध्यान रखना है परिवर्तनशीलता, क्रिया की उपयोगिता, सामाजिक और लोकतांत्रिक मूल्य और परिणाम का सिद्धांत, ऐसे सारे सिद्धांत रहे हैं। आगे हम दोस्तों बात करते हैं जॉन डीवी की अध्यापक के प्रति क्या महत्ता रही है, क्या विचार रहे हैं और आंतरिक आंतरिक अनुशासन को लेकर के क्या विचार रहे हैं। शिक्षक का सर्वोच्च स्थान इन्होंने बताया है। अनुभव के माध्यम से अधिकांश अनुभव शिक्षार्थी को शिक्षक के माध्यम से ही मिल पाते हैं, प्राप्त हो पाते हैं। मुख्य कार्य क्या बताया है, वातावरण का निर्माण करना, योजना बनाना, निर्देशन देना और निरीक्षण करना, ऐसे सारे काम शिक्षक के हैं। सीखने का तरीका, तो रटने के स्थान पर अनुभव, प्रयोग और अवलोकन द्वारा सीखने पर जोर दिया जाना शिक्षक का कर्तव्य। तो शिक्षक को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। आंतरिक अनुशासन के बारे में क्या बातें बताई है कि दंड का इन्होंने विरोध किया है कि बच्चे को पीटा ना जाए, दंड द्वारा अनुशासन संभव नहीं है। आंतरिक शक्ति मतलब अनुशासन एक आंतरिक शक्ति है, बच्चे को खुद को ये रियलाइज होना चाहिए कि मैंने गलती करी है, इसमें सुधार किया जाना चाहिए या मुझे कैसे रहना है, कैसा बनना है। तो सारी बातें बच्चा अगर आंतरिक फॉलो करता है, आप जैसे अब आंतरिक फॉलो कर रहे हैं कि हमें हमारी एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, फिर बाद में टीचर बनने के लिए भी अच्छे से तैयारी करनी है, तो वो आंतरिक जो पुनर्बलन रहता है किसी के द्वारा थोपी गई बात की बजाय अगर आप आंतरिक मोटिवेट रहते हैं तो आप लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर पाते हैं। तो ऐसे सारी बातें आप यहाँ पर बात ध्यान में रखेंगे। जिज्ञासा को लेकर के बात आती है तो बच्चों को उनकी जिज्ञासा के अनुरूप ज्ञान प्राप्ति के पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। जैसे अपने यहाँ डीएलएड में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट जिनसे मेरी बात होती है, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं शिक्षक नहीं बनना चाहते बट घर वालों के दबाव में आकर के वो बीएसटीसी कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं और फिर उसके बाद में टीचर वैकेंसीज की तैयारी करेंगे। पर उनकी रुचि है जैसे सिविल सर्विसेज में जाना या पुलिस बनना या और अलग अलग वैकेंसी की तैयारी करना, तो मेरा उनको पर्सनल रिकमेंडेशन यही रहता है कि आप डीएलएड के साथ साथ में उनकी तैयारी भी कर सकते हैं। जिस तरह से वैकेंसीज आए वैसे वैसे आप अपने जो क्वालिफिकेशंस हैं उनको पूरा करते रहें। वैकेंसीज को जैसे खुद को एक बार स्टेबल कर लें तो फिर बाद में अलग अलग वैकेंसीज की तैयारी भी आप कर सकते हैं, अपने सपनों के लिए भी आप आगे बढ़ सकते हैं। बट अभी थोड़ा सा एक स्टेबल हो जाना जरूरी है और घर वाले भी अपना बुरा नहीं चाहते हैं, तो उस तरह से मैं उनको मोटिवेट कर देता हूँ, तो वो बातें सारी अलग है। आगे हम बात करते हैं इवान इलीच को लेकर की। डी स्कूलिंग व्यवस्था और शिक्षा के व्यवसायीकरण पर इन्होंने विचार रहा है। वर्तमान शिक्षा की इन्होंने आलोचना की है। बाजार की वस्तु, पाठ्यचर्या बाजार में बिकने वाली वस्तु बन गई है। शिक्षक विक्रेता बन गया है और शिक्षार्थी विद्यार्थी क्या बन गया है, उपभोक्ता बन गया है। तो इस जो सारी व्यवस्था है, इस व्यवस्था का इन्होंने विरोध किया है। इससे अमीरों को लाभ है। वर्तमान व्यवस्था गरीबों के बजाय अमीरों को अधिक लाभ पहुंचाती है। बचपन की चोरी, इस उपभोक्तावादी शिक्षा व्यवस्था ने बच्चों का बचपन छीन लिया है। जैसे 12th में ही काफ़ी स्टूडेंट को कोचिंग, जैसे अब आजकल तो स्कूली शिक्षा के दौरान ही कोचिंग का दौर चल गया है कि बच्चा अभी 9th-10th में ही है तो भी उसको कोचिंग में डाल दे रहे हैं, 11th में आते आते उसको नीट की कोचिंग में डाल दे रहे हैं। तो बच्चों का बचपन एक तरीके से छिन गया है और वो जीवन की भागम भाग में उसका फिर बचपन छिन जाता है। तो ऐसी सारी बातें हैं। इनकी प्रमुख पुस्तक रही है डी स्कूलिंग सोसाइटी, विद्यालय व्यवस्था को समाप्त करने की अवधारणा, इनकी प्रमुख पुस्तक रही है। इस बारे में भी आप बात ध्यान में रखेंगे। निष्कर्ष क्या निकलता है कि विद्यालय व्यवस्था को समाप्त किया जाए और ताकि शिक्षा अपने वास्तविक दायित्वों की ओर लौट सके और सीखना पूर्णतः व्यवहारिक होना चाहिए। बच्चा अपनी रुचि के अनुसार, अपने व्यवहार के अनुसार सीखे। ऐसी सारी बातें इवान इलिच ने कही है। और इवान इलिच के शिक्षा उद्देश्य और शिक्षक के 3 रूप बताए हैं इवान इलिच ने। शिक्षा के 4 प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं, तो समान शिक्षा पर सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए सुलभ होनी चाहिए शिक्षा, समान शिक्षा होनी चाहिए सभी के लिए। ज्ञान हस्तांतरण पर इन्होंने जोर दिया है कि ज्ञान किसी की निजी संपत्ति नहीं है, समाज के इसको पूरे समाज के साथ में साझा किया जाना चाहिए। स्वतंत्रता की बात आ जाती है तो स्वतंत्र अभिव्यक्ति और शिक्षक से तर्क वितर्क के अवसर सभी को मिलने चाहिए। ऐसा नहीं है कि शिक्षक भी भेदभाव कर रहा हो। तो वो चीज़ें हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार सबको होना चाहिए, अभिव्यक्ति का अधिकार होना चाहिए, संस्कृति का विकास होना चाहिए, मशीनीकरण हावी न हो, समाज अपनी संस्कृति से विकसित होना चाहिए। तो अपनी संस्कृति, अपने परिवेश से जुड़ी हुई शिक्षा व्यवस्था अपनी होनी चाहिए। शिक्षक के मुख्य कर्तव्यों के रूप में इन्होंने 3 महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। एक तो शिक्षक को अभिभावक के रूप में रहना चाहिए कि जैसे घर परिवार पर माता पिता अपने बच्चों की अच्छे से देखभाल करते हैं, उनकी समस्याओं के बारे में पूछते हैं, तो वैसे ही शिक्षक को भी उनकी समस्याओं के बारे में पूछना चाहिए, उनके सपनों के बारे में पूछना चाहिए, सीखने में आ रही बाधाओं के बारे में पूछना चाहिए और उनको अच्छे से गाइड करना चाहिए उनके फ्यूचर के लिए। और उपचारक के रूप में रहना चाहिए कि उनको जो भी सारी तकलीफें हैं, जो भी सारी समस्याएं हैं, उनके समाधान में उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना चाहिए।
और प्रचारक के रूप में कि सभी को समान शिक्षा और संस्कृति के विकास पर ज्ञान का हस्तांतरण करता हुआ होना चाहिए। किसी एक बच्चे विशेष पर, किसी एक ग्रुप विशेष पर ही फोकस ना करके सभी बच्चों को समान शिक्षा देनी चाहिए। तो ऐसी सारी बातें आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और शिक्षक के कर्तव्यों में आप जानते ही हैं कि शिक्षक को आत्मविश्वासी होना चाहिए, स्वावलंबी होना चाहिए, अपने विषय में पारंगत होना चाहिए। ऐसी सारी शिक्षक की विशेषताएं आप लिख देंगे। आगे हम दोस्तों बात करते हैं पाउलो फ्रेरे को लेकर के। पाउलो फ्रेरे ने मानसिकरण को लेकर के बात की है। समस्या प्रस्तुत करता शिक्षा को लेकर के हम बात करेंगे। मानसिकरण को लेकर के सबसे पहले बात करते हो तो इसका अर्थ है दूसरों के साथ में और दुनिया के साथ में संबंधों में जीना। तो एक परिवेश में रहना, आपस में मिलजुल करके रहना, तो वो सारी चीज़ें जो हम सीखते हैं, एक व्यवस्थित अपना जीवन करते हैं, तो वो मानसिकरण कहलाता है। इसका लक्ष्य क्या है कि मनुष्य शिक्षा के द्वारा अपनी क्षमता पहचानने और स्वतंत्रता का आलोचनात्मक और सृजनात्मक उपयोग करे। तो ये इसका लक्ष्य है। शिक्षण विधियों को लेकर के बात आती है कि इन्होंने कौन से शिक्षण विधियों पर जोर दिया है। तो समस्या प्रस्तुत करने वाली पद्धति सूचनाओं को रटना नहीं बल्कि संज्ञान और चिंतन करके सीखने पर जोर दिया, रटने की बजाय सीखने पर जोर दिया है। और आलोचनात्मक चिंतन, विद्यार्थी में आलोचनात्मक चिंतन का विकास केवल संवाद द्वारा ही संभव है। तो संवाद करके, बातचीत करके सीखे। पूर्व अनुभवों को स्थान दिया जाना चाहिए। बच्चे को अपने पूर्व ज्ञान और अनुभवों को सीखने में महत्व देना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग आगे की शिक्षा को कंटिन्यू किया जाना चाहिए। उसके परिवेश से जोड़ते हुए, उसके वातावरण से जोड़ते हुए शिक्षा को सुचारू रूप से किया जाना चाहिए। ऐसी सारी बातें आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। फ्रेरे के अनुभव आधारित पाठ्यक्रम और संस्कृतिकर्मी शिक्षक के रूप में बात करते हैं तो इन्होंने पाठ्यक्रम को विद्यार्थी के अनुभव के रूप में जोड़ा है और प्रत्यक्ष वर्तमान स्थितियों को जोड़ते हुए पाठ्यक्रम निर्माण किया जाना चाहिए। जो पाठ्यचर्या है उसका निर्माण किया जाना चाहिए। और मुख्य विषय के रूप में जैसे शांति शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, राजनीतिक शास्त्र और इतिहास और नीति शास्त्र आदि को समावेशित किया जाना चाहिए, जिससे कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाए और उसका जैसे सर्वांगीण विकास है वो हो जाए और उसकी व्यापक समझ बढ़ पाए। ऐसी सारी बातें आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। शिक्षक शिक्षार्थी संबंध के बारे में उन्होंने क्या बताया है कि संस्कृति कर्मी शिक्षक केवल ज्ञान देने वाला नहीं है बल्कि एक संस्कृति कर्मी है जो संवाद बनाता है, ठोस परिस्थितियों का ज्ञान देता है। तो विद्यार्थियों को उनके जीवन की वास्तविक परिस्थितियों पर नियंत्रण देना सिखाता है, लोकतांत्रिक संबंध बनाना सिखाता है। शिक्षक और विद्यार्थी शिक्षार्थी के बीच में पूर्णतः लोकतांत्रिक संबंध होने चाहिए। तो ऐसी सारी बातें आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। आगे हम बात करते हैं एंटोन मकारेंको के बारे में। रूस के जॉन डिवी के रूप में इनको जाना जाता है और समूह शिक्षा पर इनका विशेष जोर रहा है। इन्हें रूस की शिक्षा का जॉन डिवी कहा जाता है। इन्होंने व्यक्ति को विद्यालय और परंपराओं से जोड़ते हुए और फिर संपूर्ण समाज से जोड़ते हुए पढ़ाई पर विशेष जोर दिया है। और इनकी अवधारणा क्या रही है कि विद्यालय, समाज, संस्थाएं और परंपराएं सभी एक साथ मिलकर के शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती हैं। और सीखने का मुख्य जो आधार है वो आधार स्तंभ सामाजिक परिस्थितियाँ ही हैं कि सामाजिक परिस्थितियों से ही बच्चा अच्छे प्रकार से सीख पाता है। शिक्षा के स्वरूप में इन्होंने दो बातें बताई है। बाल केंद्रित और निदात्मक शिक्षा होनी चाहिए, समस्या समाधान को लेकर के शिक्षा होनी चाहिए और छात्रों को उचित मार्गदर्शन देना। और शारीरिक दंड का पूर्ण इन्होंने विरोध किया है कि बच्चे को मारा पीटा ना जाए, प्यार से समझाया जाए और उचित मार्गदर्शन दिया जाए। जो उसकी इच्छा है, जो उसकी रुचि है, उसके अनुसार उसका मार्गदर्शन किया जाए। ऐसी सारी बातें आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। मकारेंको की शिक्षा के प्रति उद्देश्य, वैज्ञानिक विधियां और निष्ठावान शिक्षक के रूप में क्या सारे कर्तव्यों को इन्होंने इंगित किया है उनको लेकर के बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें शिक्षा के उद्देश्यों को लेकर के, तो सामाजिक और नागरिकता का विकास पर इन्होंने जोर दिया है, स्वतंत्रता की भावना का विकास पर जोर दिया है, नैतिकता का विकास, सामाजिकता, स्वतंत्रता और नैतिकता जीवन के मुख्य गुण है। ऐसी सारी बातें इन्होंने शिक्षा के उद्देश्य में बताई है। शिक्षण विधियों को लेकर के बात करते हैं तो व्यावहारिक विधियों पर इनका सर्वाधिक बल रहा है। वैज्ञानिक विधियों का उपयोग ताकि सिद्धांतों का व्यवहारीकरण जीवन में उपयोग हो सके। व्यक्तिगत विशेषताओं के अनुसार विधियों का चुनाव किया जाना चाहिए। ऐसी सारी बातें इन्होंने बताई हैं। और शिक्षक की भूमिका में इन्होंने तीन बातें बताई हैं कि एक तो ईमानदार और निष्ठावान मार्गदर्शक के रूप में शिक्षक को होना चाहिए, मनोविज्ञान का ज्ञाता होना चाहिए कि बच्चे की समस्याओं के बारे में जान सके, उपयुक्त विधियों का चयन कर सके, तो ऐसा मनोविज्ञान का ज्ञाता होना चाहिए। संकट के समय हमेशा शिक्षार्थी की मदद के लिए तत्पर रहना चाहिए। ऐसी सारी बातें आप शिक्षक की भूमिका में ध्यान में रखेंगे। और अब लास्ट में हम इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, शॉर्ट में इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो रूसो का संबंध किससे है? प्रकृतिवाद से। इनका जो मुख्य दर्शन है वो क्या है? प्रकृतिवाद। इन्होंने मुख्य शिक्षण विधियों के रूप में बात की है निषेधात्मक शिक्षा को लेकर के, खेल और खोज विधि को लेकर के। शिक्षक की इन्होंने भूमिका बताई है प्राकृतिक सुविधादाता के रूप में। जॉन डीवी की बात आती है तो इनका मुख्य दर्शन प्रयोजनवाद रहा है। मुख्य शिक्षण विधियों में अनुभव द्वारा सीखना, प्रगतिशील विद्यालय के लिए इनके विचार रहे हैं। और शिक्षक की भूमिका इन्होंने बताई है वातावरण निर्माता और सर्वोच्च स्थान शिक्षक का इन्होंने बताया है।
इवान इलिच की बात करते हैं तो इनका मुख्य दर्शन रहा है डी स्कूलिंग सोसाइटी। डी स्कूलिंग सोसाइटी पर इनके विचार रहे और विद्यालय समाप्ति पर इनका फोकस रहा है। सहज और व्यवहारिक शिक्षा पर इनका जोर रहा है। अभिभावक, उपचारात्मक और प्रचारक के रूप में शिक्षक की भूमिका इन्होंने बताई है कि शिक्षक को अभिभावक के रूप में, माता पिता के रूप में रहना चाहिए और बच्चे की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। ऐसी सारी बातें हैं। और पाउलो फ्रेरे के बारे में हम बात करें तो इनका मुख्य दर्शन रहा है मानवीकरण पर, एक अच्छा मनुष्य, समाज में आदर्श मनुष्य के रूप में स्थापित करना बच्चे को, और समस्या प्रस्तुतकर्ता पद्धति, संवाद विधि आदि विधियों का आदि विधियों पर इनके विचार रहे। और शिक्षक की भूमिका के रूप में इन्होंने बताया है कि संस्कृति कर्मी होना चाहिए, संस्कृति का विकास करता हुआ होना चाहिए और लोकतांत्रिक होना चाहिए, बच्चे को भी लोकतांत्रिक शिक्षा देवे, तो ऐसा शिक्षक की भूमिका बताई है इन्होंने। और एंटन मकॉरेंको के बारे में ध्यान रखिए कि मुख्य दर्शन इनका समूह शिक्षा पर इनका फोकस रहा है। वैज्ञानिक और व्यवहारिक जो विधियां हैं इन पर इनका विचार रहा। और शिक्षक की भूमिका के विचार रहे हैं ईमानदार, मार्गदर्शक और मनोवैज्ञानिक होना चाहिए शिक्षक को। ऐसी सारी बातें आप इस यूनिट में, चौथे यूनिट में ध्यान में रखेंगे। आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपने ठीक से सारी बातों को समझ लिया है। 13 नंबर का ये यूनिट है। महत्वपूर्ण सारी बातें हमने कवर कर ली है। बाकी जो अपना वन शॉट क्लासेस, जो मैथ एंड क्लासेस आएंगे एग्जाम टाइम में, उनमें हम और अच्छे से रिवाइज कर लेंगे और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अभी आप थोड़ा सा यूनिट में क्या क्या टॉपिक्स हैं, कैसे कैसे पढ़ना है, किन बातों का ध्यान रखना है, तो उनको आप एटलीस्ट अच्छे प्रकार से इनको कवर करते हुए चलें। बाकी एग्जाम टाइम में जो अपनी मैराथन क्लासेस, जो वन शॉट क्लासेस आएंगी, उनमें अपन और डिटेल से नोट्स वीडियोज़ के माध्यम से पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपका और रिविजन हो जाने वाला है। तो रटने की बजाय आप अपनी क्लासेस को फॉलो करते हुए चलें। एक बार अपन इस प्रकार से सारा सिलेबस कवर कर लेते हैं, सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स की थोड़ी थोड़ी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, फिर एग्जाम टाइम में अपने जो वन शॉट क्लासेस रहेंगी, जो मैथ एंड क्लासेस रहेंगी, उनसे आपका अच्छे प्रकार से रिवीजन भी हो जाने वाला है। और इस सेकंड पेपर में या बाकी और सारे पेपर्स में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, तो अपने मॉडल पेपर वीडियोज आप देख सकते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट पे आप विजिट करेंगे तो आपको अलग अलग वीडियोज मिल जाने वाले हैं मॉडल पेपर से, या फिर आप यूट्यूब सर्च बार से सर्च करेंगे कि BSTC सेकेंड ईयर सेकेंड पेपर मॉडल पेपर, तो अपने वीडियोज आपको मिल जाने वाले हैं। तो उनको देख करके आप थोड़ी और कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस क्वेश्चन के लिए कितने वर्ड्स में आंसर देना है, ऐसी सारी बातें आप उधर से और समझ पाएंगे। आई होप इस वीडियो में आपने ठीक से सारी बातों को समझ लिया है। फिर भी आपका कोई सवाल रहे, कोई सुझाव रहे तो कमेंट्स में बताएं। कमेंट रिप्लाई देकर के आपका डाउट्स को दूर करने की कोशिश रहेगी। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं अगले 5वें यूनिट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।